नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने आरोह पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड में गजल नामक पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ, जो कि दुष्यंत कुमार जी द्वारा लिखा गया है। दुष्यंत कुमार जी का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गजल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत जी को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक एवं राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता की नई प्रतिमा कायम किए हैं। यहाँ दुष्यंत जी की जो गजल दी गई है वह उनके गजल संग्रह साई में धूप से ली गई है। उनका जो गजल संग्रह साई में धूप है, वहीं से यह गजल ली गई है। गजलों में शीर्षक देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं है, केवल गजल लिखा गया है। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं रहती, वह अकेले में ही स्वतंत्र होते हैं, उनका अर्थ निकलता है। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी हैं जो इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल देती हैं। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दूसरा अंतर्वसु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। तो यहाँ पूरी गजल एक खास मनस्थिति में लिखी हुई गाई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। पहला काव्यांश है गजल का। कहाँ तो तय था चिरांगा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मैशर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो तय था चिरांगा हरे घर के लिए। चिरांगा क्या है? चिराग, दीपक। और तय मतलब पहले यह निश्चित किया गया था। तय का मतलब निश्चित करना, कि कहाँ तो तय था चिरांगा हरे घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। चिरांगा क्या है? दीपक। दीपक, चिराग, रोशनी, कुछ भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं। इसमें प्रसंग इस तरह से आएगा कि कभी देश व समाज की जो दुर्अवस्था है उसको देख करके अत्यंत निराश है और इसके माध्यम से वह अपनी निराशा भाव और दुख को ही प्रकट कर रहा है कि कहाँ तो तय था चिरांगा हरे घर के लिए। कहते हैं कभी कि पहले यह तय किया गया था, यह निश्चित था कि प्रत्येक घर के लिए एक दीपक होगा। क्या है? कि प्रत्येक घर में, अर्थात प्रत्येक घर में रोशनी होगी। चिरांगा, चिराग, रोशनी। तो कब? जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के लिए सभी ने क्या एक ही सपना देखा था कि यहाँ प्रत्येक के घर में रोशनी होगी, दीपकों की माला जलेगी, अर्थात ढेर सारी खुशियां मिलेगी। चिराग प्रज्वलित होना, खुशियां मिलना, तो ढेर सारी खुशियां मिलेगी। लेकिन यह क्या है? वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। लेकिन आज तो एक शहर के लिए भी दीपक अर्थात उजाला नहीं है। प्रत्येक घर की बात तो दूर, यहाँ तो पूरे शहर के लिए भी एक दीपक या किसी भी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं है। सभी जगह क्या है? अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, अर्थात
सामाजिक व्यवस्था अत्यंत निराशाजनक स्थिति में है, जहां लोगों को खुशी प्राप्त करने के लिए कोई अवसर नहीं है। ऐसी व्यवस्था वाले समाज में कहीं भी सुख चैन नहीं है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। क्या कह रहा है? कभी कहते हैं कि यहाँ वृक्षों के नीचे भी छांव नहीं मिलती। दरख्त क्या है? पेड़। दरख्त क्या हो गया? पेड़। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। यहाँ ऊपर से पेड़ होने के बावजूद भी नीचे क्या है? उसकी छाया नहीं मिलती है। अर्थात जिस व्यवस्था में जिनके आश्रय में लोगों को सुख शांति मिलनी चाहिए, वहाँ भी इसकी प्राप्ति नहीं होती। और चारों तरफ क्या है? अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार का वातावरण व्याप्त है। ऐसी स्थिति में मन क्या करता है? ऐसी स्थिति में मन करता है चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कि ऐसी स्थिति में मन यही करता है कि इस देश को छोड़कर उम्र भर मतलब हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाना चाहिए। कवि ने यहाँ पर इन पंक्तियों में स्वतंत्र भारत के कटु यथार्थ का प्रामाणिक वर्णन किया है। वह स्वतंत्रता पश्चात की निराशा एवं आम आदमी के दुख को व्यक्त करने में सफल रहा है। चिराग एवं दरख्त ये आशा एवं सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। मैसर, चिरागा, दरख्त, उम्र जैसे उर्दू शब्दों के प्रयोग से गजल ने अपनी स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त किया है। और यहाँ पे अभिव्यक्ति क्या है? अभिव्यक्ति करने का जो ढंग है वह तीखा एवं धारदार है। लेखक अपने तीखे व्यंग के आधार पर कहता है कि यहाँ वृक्षों के छाये में भी क्या है? सुख नहीं है। जब वृक्ष में ऊपर से वृक्षों के नीचे छा ही नहीं है, तो जिनके आश्रय में जो व्यवस्था ऐसी है कि जिनके आश्रय में लोगों को सुख शांति ही नहीं मिलती, तो यहाँ ऐसी अवस्था में इस देश को छोड़कर उम्र भर के लिए हमेशा कहीं दूर चले जाना चाहिए। यह एक तरफ से तीखा व्यंग किया गया है। और जो पलायन के लिए बात की जा रही है कि यहाँ से छोड़ करके कहीं दूर चले जाना चाहिए, ये पलायन करना हुआ, तो इसमें निराशा की भावना प्रकट हुई है। साए में धूप लगना विरोधाभास अलंकार है। साया भी है और धूप भी लग रही है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। साया का मतलब छाया, और छाया भी है और धूप भी लग रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार। भाषा सरल, सहज एवं प्रभावमान है। आगे काव्यांश है। न हो तो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा है, नजारा तो है नजर के लिए। मुनासिब क्या है? योग्य। ये लोग कितने मुनासिब है? मुनासिब का मतलब योग्य, योग्य है, अनुकूल है। तो यहाँ पे प्रसंग वही होगा कि राजनीति एवं समाज में जो मौजूद व्यवस्थाएं हैं उसको समाप्त करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव नीत है। ये न हो, ये चीज नहीं है तो ऐसे कर लेंगे, ये है तो ऐसे नहीं कर लेंगे, तो क्या है? विकल्प है। ये विकल्प को तलाशा जा रहा है। जो व्यवस्थाएं वर्तमान में हैं उनको समाप्त करने के लिए विकल्प की तलाश की जा रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि भारत के लोग कभी अपने अभाव का रोना नहीं रोते। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज न मिले तो वे अपने कमीज न मिले तो क्या है? पाँव से ही अपना पेट ढक सकते हैं। पाँव को सिकोड़ करके अपना पेट ढकने की कोशिश करते हैं। यदि उन्हें पहनने के लिए कमीज ना हो, कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। अगर पहनने के लिए कमीज नहीं है तो पाँव को सिकोड़कर अपना पेट ढक लेंगे। मतलब वे लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, क्योंकि उनमें विरोध एवं संघर्ष करने की जो भावना है वह मर चुकी है। देश के शासकों के लिए ऐसी उदासीन और संतोषी जीव
बहुत ही अनुकूल है। क्यों? इसलिए कि ऐसे लोगों के कारण कुशासन की सत्ता बड़े आराम से चलती है। जब कोई उनका विरोध नहीं करेगा और शासन अपनी चाल को कुशासन में बदलता रहेगा तो ऐसी सत्ताएं बड़े आराम से चलती रहती हैं, क्योंकि उनके देश में रहने वाले लोग हैं वो उदासीन हैं और संतोषी हैं। उनको जो मिल गया वो उसी में संतोष कर रहे हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हंसी नज़ारा तो है नजर के लिए। ये भारतीय लोग क्या करते हैं, भगवान को भी इसलिए मानते हैं ताकि उनके सामने अपना बुरा समय गुजारने के लिए कोई मनमोहक नज़ारा रहे। कहते हैं खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। उनका इष्ट या भगवान भी सच नहीं है, यह केवल क्या है, उनके सपनों का संसार है जिसके सहारे वे अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने यथार्थ से मुंह मोड़ना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पे कभी ने वो कहते हैं कि भारतवासियों की जो दबी कुचली अशक्त, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, ऐसी आवाज, अगर शक्ति होती तो विरोध करते, लेकिन शक्ति नहीं है, अशक्त है, इसलिए दबी कुचली, कुचली माने कुचला हुआ है, जिसको दबाया गया है, ऐसी आवाज पर कवि ने भारतवासियों के ऊपर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। धार्मिकता यथार्थ से मुंह चुराने का एक साधन भर है। यथार्थ से हम वास्तविकता से परिचित नहीं होना चाहते तो अपने को धार्मिकता के अंतर्गत लगा देते हैं। इस यथार्थ का मानसिक विश्लेषण कवि ने यहाँ पर किया है। पांव से पेट ढकने का बिंब अत्यंत मार्मिक एवं मनोहारी बन पड़ा है। पांव से पेट ढक लेंगे, पांव सिकोड़ करके अपना पेट ढक लेंगे, ये बहुत ही अच्छा मनोहारी बिंब है। दुष्यंत कुमार की गजल में लेखन कला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। शब्दावली उर्दू है और जिसका स्वाभाविक प्रयोग दृष्टव्य है, देखा जाता है। छोटे छोटे प्रचलित शब्दों का स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण प्रयोग हुआ है। बच्चों, आज मैं अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। कल मैं आगे का काव्यांश नई वीडियो में, अपनी दूसरी वीडियो में समझाऊंगी।